हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, डाउटनेट की लाइव क्लास में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लेक्चर नंबर 1 है, जैसे कि मैंने बताया लेक्चर नंबर 1 है आज। इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम कंसीडर करते हैं जब हम नीट की बात करते हैं। नीट के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी चैप्टर है, आराम से 8 नंबर आपको देगा ये चैप्टर। अगर आपने सही से सुना तो 8 नंबर आ जाएंगे आपके। तो इसलिए सही से सुनना, थोड़ा धीरे धीरे देखना, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें मैं एक तरफ से क्लियर करूंगा। तो आज का चैप्टर का जो स्टार्टिंग की क्लास से मैं पहले ही बता देता हूं कैसे चलेगी। तो क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बेटा टॉपिक 1 जो है इसका, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं हम। प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा एक साथ ही। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के रूप में देगा। होमवर्क अभी आपका अपलोड नहीं हुआ होगा, वर्कबुक आज का अपलोड नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूं यहीं से, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपके पास क्वेश्चन तो हो, 10-5 क्वेश्चन आपके पास रहे। बाकी का जो भी दिक्कत आएगी कल आज जो भी क्वेश्चन की कमी है, कल की क्लास से पहले पहले आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। वर्कबुक मिल जाएगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां पर टॉपिक 2 जो है उसमें हम दर्पण के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हम 2 चीजों से पढ़ेंगे, समतल दर्पण से और गोलीय दर्पण से। तो 2 तरह के दर्पण हम पढ़ते हैं, मुख्यतः परावर्तन की बात करते हैं। तो इसके बाद होमवर्क मैं आपको दूंगा, होमवर्क आपको नोट यहीं से करना पड़ेगा बेटा। आज का होमवर्क आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने जो पढ़ाया आपको बेसिक मैथ पढ़ाया, इसलिए ताकि आप कि थोड़ी सी मैथ मजबूत रहे, तो आप उसका उपयोग फिजिक्स में कर पाएं। तो अगर आपने अभी तक जो मैथ दिया था उसके सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, तो उसका क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लो, देखो डाउटनेट पर वीडियो भी उसकी देख सकते हो, देख करके कैसे भी करके उस क्वेश्चन को समझो, लगाओ। इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ नहीं दिया मैंने, जो आपके नीट के लिए, जो आपके फिजिक्स में लगाने के लिए उपयोगी है, ठीक है। चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या, इससे पहले मैं छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा प्रकाश के बारे में, ठीक है। हाँ बेटा, कल टेस्ट होगा तो उसके बारे में बता दूंगा बाद में, ठीक है। पार्थ सर की जो क्लास होगी ना, वो आपको बता देंगे कल टेस्ट होगा कि नहीं, ठीक है। कल का टेस्ट का क्या टाइमिंग कैसे रहने वाला है, पार्थ सर डिस्कस करेंगे आज। अभी इसके बाद पार्थ सर की क्लास होगी ना मेरे क्लास के बाद, तो पार्थ सर आपको बता देंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं प्रकाश के बारे में पहले बताता हूं। तो बेटा जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में हम यहां पर जब प्रकाश की बात करते हैं, इस चैप्टर में हम प्रकाश को किस तरह से पढ़ेंगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। प्रकाश जो है, प्रकाश के किस तरह के गुणों के अध्ययन करेंगे, तो प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश का परावर्तन का एक गुण है। तो जो पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, इस चैप्टर को पढ़ते हुए ध्यान में रखना है जो मैं बोल रहा हूं, तो एक प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गमन करती है या गति करती है, ठीक है। गमन मतलब गति, ठीक है। सदैव सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश हरदम सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है, गमन या गति करता है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह याद रखना कि हम प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ेंगे। प्रकाश का अध्ययन हम प्रकाश का अध्ययन किरण के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे बेटा, किरण के रूप में। इस अध्याय में हम प्रकाश का अध्ययन किरण के रूप में करेंगे, ठीक है। क्या किरण के रूप में करेंगे, लिख देता हूं मैं पूरा, ये पॉइंट याद रखना। अब पूरे ये चैप्टर में आपको याद होना चाहिए। प्रकाश सदैव सरल रेखा में एक सीधी लाइन में गति करेगा और किरण के रूप में गति करेगा, किरण के रूप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई पॉइंट इसमें, मेन पॉइंट यही याद रखने हैं आपको, बस 2 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं ये, ठीक है बेटा। सो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी के सारे गुण मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। अब प्रकाश है क्या, प्रकाश की परिभाषा कुछ आपको नहीं लिखना है, ये सब आप बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे, प्रकाश के बारे में आपको इतना जानना है, बहुत है इतना, ठीक है। प्रकाश
के उपस्थिति में हम चीजों को देख पाते हैं, है ना। बस यही, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की वस्तुएं, दुनिया कैसी है, कलर है, किस तरह का रंग है, तो रंग वगैरह सारी चीजें प्रकाश की वजह से ही है। प्रकाश का ही वो रंग होता है जो हम देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, बैजानी पिनाला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं डिस्कस करूंगा, आगे आएगा फिर। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश का परावर्तन, मतलब परावर्तन होता है जैसे कि एक दीवार हो, एक दीवार है, यहां पर कोई बच्चा खड़ा है और इसके हाथ में एक गेंद है और ये गेंद को यहां पर मार दे। ठीक है, गेंद को मान लो यहां पर ये फेंकता है, गेंद को ऐसे दीवार पर फेंक रहा है। गेंद को फेंकेगा तो गेंद क्या करेगी, टकराएगी और टकरा के उछल के लौट आएगी। तो प्रकाश जैसे ये जिस गेंद जा रही है, गेंद गई, टकराई और लौट आई। इसी तरह से कुछ हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश को भी ऐसा देखूंगा, ऐसा ही बताऊंगा। ठीक है, जो पहला अध्याय था बेटा, पहला अध्याय से नीट में क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ कहीं से आ सकता है तो वो आएगा सदिश गणित से। ठीक है, सदिश गणित भी भौतिक विज्ञान के रूप में ही पूछा जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका मैंने बताया था। फिर पहला समीकरण निकला था जब उसको हमने डिफ्रेंशिएट या अवकलन निकाला था, तो इस तरह से। ठीक है, तो वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। या तो आपको देखने को मिलेगा कि सदिश दे देगा, त्रिभुज दे देगा, उसका एरिया आपको क्षेत्रफल निकालने का, तो A क्रॉस B जैसे मैंने करके दिखाया था, तो वैसे ही करने के छोटे छोटे पॉइंट्स देखने। या कोण पूछ लेगा, जैसे दो, मैं अब बताऊंगा किस तरह से चीजें आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। बस ये जो मैं बता रहा हूं उस पर काम करना, बस ज्यादा सोचना नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं उतना आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि मैं उतना चीज लेके आ रहा हूं खुद आपके लिए, खुद इतनी मेहनत करके आ रहा हूं, इतना रिसर्च करके आ रहा हूं खुद, कि आप अगर वो चीजें पढ़ लोगे तो आपको कुछ और कहीं और हाथ पैर मारने की, कहीं और चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक चित्र ले लेते हैं। देखो ये दर्पण है। प्रकाश दर्पण पे जब पड़ती है तो पड़ के लौट गई, दिख रहा है आपको। ये दर्पण जो काला वाला दिख रहा है वो दर्पण है, परावर्तक तल, जो कि एक तरह का दर्पण है। इसको परावर्तक तल कहते हैं। जिस तल से प्रकाश परावर्तित हो, परावर्तक तल है। अब प्रकाश ऐसे आई, दर्पण पे पड़ी इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दिया गया O, और पड़ने के बाद प्रकाश लौट गई। तो प्रकाश 2 नियमों का पालन करती है। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश परावर्तन के बेटा कितने नियम है? 2 नियम है, ध्यान से सुनना। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण हरदम और हरदम बराबर होगी। प्रकाश अपना नियम नहीं भूलता कभी भी। तो आपतित कोण या आपतन कोण बोलना चाहिए, इसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलता है R। ठीक है, तो आपतन कोण, आपतन कोण क्या है बेटा? R को बोल रहे हैं, सॉरी I को बोल रहे हैं। आपतन कोण मतलब जो कोण I आपको दिख रहा है ना, तो कोण I क्या है बेटा? आपतन कोण। हमेशा और हमेशा प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा और हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगी। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है कुछ। ठीक है, पॉइंट बस लिखना है, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की नहीं। आपको परिभाषा और ये सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो I जो है कोण, इसका मतलब अर्थात मैं लिखूं, अर्थात कोण I बराबर कोण R के, दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, अब ये जो तल दिख रहा है आपको सफेद कलर का, ये तल दिख रहा है, जो इस तल का नाम चलो मैं दे देता हूं, चलो A B C D, ये नाम दूं अगर मैं। ठीक है, A B C D। तो ये जो A B C D नाम दिया, ये तल जो बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम परावर्तक तल या आपतन तल बोलते हैं, क्योंकि दर्पण के अभिलंबवत तल है, जिस तल में प्रकाश आ रही है और जा रही है। ठीक है, इसको अगर सीधा सीधा ऐसे बनाना हो तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपने हाथ से बनाऊं तो यहां से ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस यहां पर ये डाल दो अभिलंब, इस बिंदु पर जहां पर प्रकाश डाल रही है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, जहां पर प्रकाश टकरा रही है। ये दर्पण है, ये कोण I बनता है और ये कोण R बनता है, और कोण I कोण R हरदम बराबर होंगे। ठीक है, सेम चीज। ये दर्पण को ऐसे दिखाया गया है, इसमें ऐसे देख लो। सिंपल सा चित्र आपको चाहिए तो ये चित्र, सिंपल सा चित्र आपको याद रखना चाहिए, रखना है। कोण I कोण R हरदम बराबर होंगे। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण टकरा के लौटने वाली परावर्तित किरण। ठीक है, टकरा के लौटने वाली परावर्तित किरण। तो ये चित्र और ये चित्र में कोई अंतर नहीं है, सेम है। बस ये
एक लाइन दिखाया है कि ऐसी प्रकाश जैसे आई वैसी गई है, ठीक है। तो बताने का तरीका है और उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं चित्र में, ठीक है। तो कोण आई कोण आर बराबर हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा बिंदु क्या है बेटा, अगर मैं इस किरण का नाम दे दूं कुछ, चलो इस किरण का नाम दे देते हैं, ये ओ बिंदु है ना, मान लो पी से ओ पर कोई किरण आई, पी ओ किरण आ रही है, ओ से ये आर पे चली गई टकरा के, ठीक है। चलो तो यहां पर पीओ मतलब आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है। मैं अगर पीओ लिख रहा हूं मतलब पीओ क्या है, आपतित किरण, ठीक है। तो पीओ बिंदु ओ पर या पीओ और ओ आर बिंदु ओ पर अभिलंब, ठीक है। या पीओ और पी आर का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण बिंदु ओ पर, बिंदु ओ को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। बिंदु ओ क्या है बेटा, ये बिंदु क्या है, आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण आती है जिस बिंदु पर टकराती है दर्पण को, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु ओ पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। सभी एक तल में, मतलब यहां पर देखो तो P से O आई एक ही तल में है, सब एक तल में, इसीलिए ये तल दिखाया गया था आपको, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा का पूरा क्योंकि एक ही तल है, प्रकाश आई टकराई और चलेगी। तो मैंने जैसे ही बताया, ये देखो, इसको देखो, ए बी सी डी, ये देखो तो एक तल बन रहा है, समझ में आ रही है। इसको अगर मैं यहां से दिखाऊंगा सामने, देखो ये क्या है, ये त्रिविमीय ज्यामिति है, त्रिविमीय चित्र बना हुआ है और ये 2D में दिख रहा है आपको। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यहां पर यह है बेटा कि त्रिविमीय की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो तो आपको तल दिखा है, दर्पण को ऐसे रखा गया, ये काला वाला है जो पूरा का पूरा दर्पण है, समझ में आ रही बात। इस पर इस तल में प्रकाश आई और इसी तल में, मतलब कि प्रकाश गिरने के बाद इस तरफ तल में नहीं आ सकती, मतलब प्रकाश जो है इसके बाहर नहीं आ सकती, ऐसे इस तल में आई है तो इसी तल में परावर्तित होगी। तो इस तल की बात कर रही है, जो तल लिखा है मैंने एक तल, तो ये तल जो है बेटा ये वाला तल है, ठीक है, एक ही तल में होती, ठीक है। तो ऐसा सा आपको समझना है। बाकी ये दो नियम हो गए, इस दोनों नियम के अलावा परावर्तन का कोई नियम नहीं होता है। तो ये हरदम और हरदम याद रखना कि जब भी प्रकाश कहीं से भी किसी भी सतह से अगर परावर्तित हो रही है तो वो अपने इस दोनों नियम का हरदम और हरदम पालन करेगी, ठीक है। ये एकदम ये सार्वभौमिक सत्य है, समझ में आ रही बात मेरी आपकी, ठीक है। तो ये बात आपको हरदम और हरदम याद रखना है कि ये दोनों पॉइंट किसी भी सतह से परावर्तन हो, हरदम और हरदम ये नियम पालन होंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत कहीं पर बताओ जल्दी से, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, फिर आगे चलते हैं। तो अगर समझ में आ गया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट कर लिया होगा। नोट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। बस आपको एक चित्र, छोटा सा चित्र बनाना है, ये पॉइंट नोट करना है, ये पॉइंट नोट करना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बस 2 पॉइंट नोट करो और सारे का सारा इस चित्र को याद रखो बस, ठीक है। चलो क्या समझ में नहीं आया बेटा, देखो कहीं पर आपको समझ में नहीं आया, देखो दो तरह से कमेंट पूछने के दो तरीके, क्या समझ में नहीं आया ये पूछा करो, ठीक है। क्या समझ में नहीं, ये क्या शब्द है ना, ये पता, ये लिखा करो कि सर ये समझ में नहीं आया, ये रिपीट कर दो, ठीक है। तो मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। अब समतल दर्पण से ही परावर्तन मैंने दिखाया, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो समतल दर्पण के कुछ खूबियां हैं, समतल दर्पण के बारे में बताने वाला हूं। समतल दर्पण से क्या होता है, समतल दर्पण की मैं बात करता हूं, जिस दर्पण को मैं बोलता हूं, जिस दर्पण को आप घर में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। देखो क्या है, जिसमें आप सजते संवरते हैं, कपड़ा पहनने के बाद चेक करते हैं, है ना, कि कपड़ा सही से पहना है कि नहीं, सारी चीजें, तो वो क्या होता है बेटा, समतल दर्पण। चलो, तो ये समतल दर्पण है एक, इसका नाम दे देते हैं चलो ए बी एक क्या है बेटा, समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण,
समतल मतलब सीधा, जिसका तल एकदम समतल है, कहीं भी उतार चढ़ाव उबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम सीधा चिकना, सीसा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप सीसा बोलते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, सीसा बोलते हैं ना, वही चीज, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, तो ये समतल दर्पण जो है, ये समतल दर्पण देखो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये कहीं भी झुकाव इसमें नहीं है, कहीं भी झुकाव नहीं है। तो अगर प्रकाश, देखो समतल दर्पण पे याद रखना, अगर प्रकाश 90 डिग्री पे आएगी, ऐसे आए कोई प्रकाश की किरण, तो अगर टकराएगी, मान लो ये प्रकाश की किरण कोई है, मान लो P से प्रकाश की किरण, PQ कोई प्रकाश की किरण, या PO प्रकाश की किरण आई, O बिंदु पे टकराई, तो टकराने के बाद अगर यहां पर देखो कोण कितना है 90 अंश, तो ये इसी दिशा में वापस लौट जाएगी 90 अंश पे, ठीक है, जैसे आई थी वैसे ही लौट गई, समझ में आ रही मेरी बात, जैसे आएगी वैसे ही लौट जाएगी, ठीक है। अगर मान लो प्रकाश ऐसे आती, दर्पण के यहां टकरा रही है, तब क्या करेगी, देखो यहां भी प्रकाश अपने परावर्तन के नियम का पालन कर रही है, यहां भी करेगी, टकराएगी, तो ऐसा समझो कि एक गेंद जैसे आपने फेंका, एक गेंद फेंका दीवार में टकरा के, अब आपके पास गेंद थोड़ी आएगी, अगर ऐसे आप नीचे की तरफ गेंद फेंकेंगे तो नीचे जाएगी वो, तो मतलब टकरा के इधर आएगी, ठीक है। इसको मान लो ये था, ये मान लो MN, ठीक है, MN और R मान लो, ठीक है, तो M से N पे गई, N से R पे आई, इस तरह से, समझ में आ रही बात। यहां पर आप अभिलंब डाल के देख सकते हैं, जब अभिलंब आप डालेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि कोण I जो है कोण R के बराबर है, ठीक है, कोण I जो है कोण R के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहां पर इस स्थिति में अगर आपसे पूछूं मैं परावर्तन का कोण का मान बताओ, पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये वाली, तो पहली स्थिति में बताओ कोण I, अगर मैं पूछूं आपसे कोण I बराबर कितना, ठीक है, कोण I बराबर कितना और कोण R बराबर कितना, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ दोनों का मान, यहां पर कितने अंश बन रहा है कोण, कोण I का मान बताओ बेटा कितने अंश, ये इंपॉर्टेंट, देखो नीट का जो सिलेबस है ये यहां पर है, अभी तक नहीं था, अब ये कितने पर, बताओ बताओ बताओ। देखो कोण किसके बीच में हमने निकाला था, कोण किसके बीच में निकाला था हमने, कोण किसके बीच में निकाला था, पीछे जाओ, आ जाओ, या यहीं पर देखो, कोण जब हम निकालते हैं बेटा तो हम अभिलंब के बीच में निकालते हैं, हमने कहा था ना अभिलंब, ये है अभिलंब, अगर मैं NO को बोलूं तो ये अभिलंब है, यहां पर एक डैश 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 काल्पनिक लाइन होती है, अभिलंब जो है काल्पनिक लाइन है, और इस लाइन के साथ ही इस आपतित किरण का कोण बनना चाहिए, तो यहां पर जब 90 डिग्री पर ही, चलो इसको सीधा बना देता हूं चित्र, मान लो ये दर्पण सीधा रखा है, अब समझो इसको, लाइट आई सीधा गिरी, इस पे सीधा गिरी एकदम, अब इस बिंदु को देखो तो ये आपतन बिंदु हो गया, प्रकाश आई आपतन बिंदु O हो गया, अब यहीं पर टकरा के ऊपर चली गई, ये लौट गई, तो जब लौट गई तो यहीं पर अगर मैं अभिलंब डालूं, इसी बिंदु पर अगर मैं अभिलंब डालूं, तो अभिलंब ऐसे तो डाले नहीं जाएगा, अभिलंब का मतलब होता है, अभिलंब याद रखना, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, अभिलंब सदैव, अभिलंब जो होता है बेटा सदैव 90 अंश का कोण बनाता है, या ऐसा समझो, इसको और सही लिख देता हूं, अभिलंब क्या है सदैव, या इसको सही से और मैं थोड़ा सा और सही लिखता हूं, और अच्छे शब्दों में, अभिलंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई, का कोण बनाती हुई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। समझ में आई बात। तो काल्पनिक रेखा यहीं पर मैं डाल दूं, अगर काल्पनिक रेखा खींचो, जैसे यहां पर मैंने खींचा था, ये देखो इस सतह के साथ, दर्पण के साथ इसका कोण कितना है 90 अंश है,
यहां पर भी देखो 90 अंश। तो यहीं पर अगर मैं अभिलंब डालूं तो इसी लाइन के ऊपर आएगा ना, तो इसका मतलब अभिलंब कितना बना रहा है, कोण 90 अंश। तो अभिलंब के साथ इसका कोण देखना है, इसके साथ नहीं। तो अभिलंब भी सीधा, इसके ऊपर प्रकाश भी इसी लाइन पे आ रही है, तो प्रकाश का अभिलंब के साथ कैसे, जब दो समांतर रेखाएं हो जाती हैं तो दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है, 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण 0, तो 0 हो गया। तो अभिलंब के साथ 0 कोण 0 अंश, ये भी 0 अंश, मतलब कोण आई अगर 0 अंश है तो कोण आर भी 0 होगा, ये हमें पता चल गया, और दोनों बराबर 0 अंश के हैं। ठीक है, ये याद रखना हरदम और हरदम, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो 0 और 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा। ठीक है, यहां पर अच्छा इसको आपने लिख लिया तो इसको मैं मिटाऊंगा, थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा और एक पॉइंट दिखाऊंगा आपको कि एक इस दर्पण की एक खासियत होती है। ठीक है, इस दर्पण की एक खासियत होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आपके पास ये रहे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मिटा दूंगा तो फिर ये आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जोश दिखाओ, थोड़ा सा फटाफट से दिखाओ, जोश दिखाओ, जोश दिखाओ। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये एक गुण है, समतल दर्पण का गुण है। ये एक क्या गुण है बेटा, समतल दर्पण क्या करता है, कोई भी चीज का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। अगर आप देखो तो अगर आप दर्पण पे अपना दायां हाथ दिखाएंगे तो उधर से ऐसा लगेगा कोई आदमी अपना बायां हाथ दिखा रहा है आपको। देखो बायां हाथ की तरह है, दायां हाथ के तो अंगूठा इधर आएगा ना, दाएं हाथ का तो अंगूठा इधर होगा, लेकिन उल्टा दिखाता है। तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, इस पर बहुत प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। एक प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा, दर्पण ऐसा क्यों करता है, समझो इसको। तो जैसे हम खड़े हैं, दर्पण से अगर खड़े हैं तो इस तरफ अंगूठे से चलने वाली प्रकाश, जैसे दर्पण सामने हो मेरे, ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ है अगर, तो ये मान लो दर्पण है, तो इस पर अगर हाथ ऐसे करता हूं तो अंगूठे से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस तरफ ही जाएगी ना, वो इस तरफ थोड़ी जाएगी कि ऐसे प्रकाश जा रही ना, सीधा ही आती है। तो सीधा जाएगी, तो जैसे हाथ को मैं सीधा ले जाके ऐसे रख दूं तो ऐसे ही तो बनता है ऊपर, उल्टा तो नहीं बनता कि उधर से ऐसे हाथ कोई मिला रहा है ना, ऐसे ही हाथ रहता है उसका अंगूठा। तो अंगूठे का प्रतिबिंब अंगूठे की तरफ बनेगा ना, इसको पलट के तो नहीं बना देगा वो, तो ऐसे ही बनाता है, सामने से बनाता है। इसका पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये घटना क्या है, पार्श्व परिवर्तन। अब देखेंगे, आप अगर दर्पण के सामने खड़े होकर अगर आप दाहिना हाथ उठाओगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने मान लो आपका बहरूपिया खड़ा है, या आपको मान लो आपका छोटा भाई या आपका एक जुड़वा बहन या भाई है। तो अगर दोनों सामने सामने खड़े हैं, अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो वो आपको बायां हाथ उठाते हुए, आपका चित्र जो है बायां हाथ उठाते हुए दिखेगा। अगर आप अपने आप को सोचो, जैसे आप ऐसे खड़े हो तो आप दायां हाथ उठाए हो, अब आप देखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका बायां हाथ उठाता हुआ दिखाएगा। अब आप चाहो तो ऐसे खड़े होकर देखो, आप जो है देखो, आप ऐसे किए हो हाथ, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब है वो भी यही हाथ उठाया है इधर, जबकि आप अगर यहां पर खड़े होकर देखो तो आपका हाथ तो ये उठाया हुआ है, जबकि आपका प्रतिबिंब में ऐसा हाथ दिख रहा था। ठीक है ना, तो ये उल्टा होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन बना करता है। तो जैसे आर लिखा है तो इसका उल्टा। ठीक है, समझ में आई। तो आर का ये वाला भाग देखो पहले बन रहा है, पीछे वाला भाग बाद में बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ये वाला भाग बाद में प्रतिबिंब बन रहा है, ये वाला भाग का पहले प्रतिबिंब। आपने देखा होगा घर में जो घर में वो लगा है, दर्पण लगा है, उसके अगर आप सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, सामने खड़े हो जाओ तो घर में बहुत सारी चीज है, दीवार पे कुछ है, कहीं कपड़ा रखा है, कहीं कुछ है, कहीं कुर्सी है, कहीं मेज है, कुछ ना कुछ है। आप एकदम सामने खड़े हो जाओ दर्पण के, आप सामने खड़े होकर देखो तो जो चीज जितनी दूर रखी है, दर्पण यहां पर है अगर, तो दर्पण के सामने मान लो यहां पर एक कोई वस्तु रखी है इस तरह से। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब इसके अंदर इतना पीछे बना हुआ दिखेगा। जितनी दूरी इसकी यहां से यहां तक है उतनी ही दूर पीछे ये दर्पण के अंदर बना हुआ दिखेगा। अब मान लो यहां पर मान लो कोई आदमी खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, इतना पीछे बहुत दूर दिखे। अगर आप यहां खड़े होकर देखेंगे तो वो पीछे ही दिखेगा, बहुत दूर दिखेगा, पास में नहीं दिखेगा, दर्पण के पीछे। तो जितना दूर ये होगा दर्पण से वास्तविकता, उतनी ही आभासी प्रतिबिंब ये पीछे बनाएगा। ठीक है, ये हरदम याद रखना। ठीक है,
इस पर नीट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी देखूंगा मैं। अच्छा, अब दर्पण को अगर झुका दिया जाए तो क्या हो। यहां पर एक पॉइंट है, जब दो समतल दर्पण के मध्य कोण थीटा हो। अभी तक तो एक दर्पण था, ठीक है। हाँ, इसीलिए लिखा होता है बेटा, एम्बुलेंस पर वर्ड उल्टा इसीलिए लिखा होता है ताकि सामने का जो ड्राइवर है वो अपने शीशे में जब देखे कि एम्बुलेंस आ रही है तो उसको वो सीधा पढ़ पाए उसको। अगर सीधा लिखे रहेगा तो वो उल्टा उसमें दिखेगा दर्पण में, इसीलिए उसमें उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस में, ताकि जब वो दर्पण में डॉक्टर जो कार चला रहा है या जो भी गाड़ी चला रहा है उसको जब देखे ड्राइवर तो उसको पता चल जाए कि एम्बुलेंस आ रही है, तो जगह खाली कर दे और एम्बुलेंस को जाने दे, है ना। तो इसलिए उल्टा लिखा होता है ताकि सामने वाले जो ड्राइवर अपने शीशे में देख के गाड़ी चलाते हैं ना पीछे, तो उनको ताकि सीधा दिखे और समझ जाए कि एम्बुलेंस है। ठीक है, चलो अब दो समतल दर्पण को अगर झुका दिया जाए, ठीक है, मान लो एक दर्पण ये है, समतल दर्पण को एक को मैंने ये से रखा, ये सीधा समतल दर्पण रखा है, ठीक है। अब दूसरा समतल दर्पण मैं मान लो झुका के रख देता हूं, ठीक है। दूसरा समतल दर्पण एक और लेता हूं मैं और ऐसे रख दिया, ठीक है। इसको मैं पहला दर्पण मान लेता हूं, चलो, और इसको मैं दूसरा दर्पण मान लेता हूं, ठीक है। देखो जिस भाग में डैश 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 होता है ये होती है पॉलिश भाग, पॉलिश किया हुआ भाग है, ठीक है। और ये अंदर वाला जो होता है बेटा, अंदर वाला चमकीली जो सतह होती है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक भाग या सतह, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। अब अगर ऐसे दो दर्पणों को ऐसे झुकाया गया है एक दूसरे के ऊपर, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण है, मान लेते हैं ये थीटा कोण है, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पर कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, मान लो यहां पर एक गेंद है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दोनों दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब ये निर्भर करता है कि क्या दोनों प्रतिबिंबों के बीचों बीच है या इसके बहुत पास है। मान लो यहां पर कोई चीज है, मान लो यहां पर कुछ ऐसा सा बना है, तो इसका प्रतिबिंब इसके पास है, इससे ज्यादा दूर है। मान लो कोई इसके पास चीज है, इस तरह से कोई वस्तु इसके पास है, अब ये इसके पास है तो इसका प्रतिबिंब, मतलब इन दोनों दर्पणों के बीच में अगर कहीं पर भी वस्तु कोई है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है बार बार नीट में। आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है कि हम जानते हैं कि पूरा कोण कितना होता है। अगर मैं एक पूरा, मान लो ये यहां से ऐसे घूम करके यहां आ जाऊं तो ये कितना घूम गया, मैं 360, कितना घूम गया बेटा, 360 अंश, बताया था ना आपको। जैसे मैं ऐसा सीधा खड़ा हूं तो ये मान लो मैं 0 पे हूं, 0 अंश का कोण बना रहा हूं, 0 पर। अब मैं अगर ऐसे घूम जाऊं ऐसे, तो ये कितना घूम गया, 90, यहां से यहां तक 90 घूम गया। फिर मैं घूम गया तो 180 घूम गया। अब मैं ऐसे घूम गया 270 और फिर से घूम के अपने जगह पे आ गया, तो कितना हो गया, 360 अंश, 360 अंश। तो 360 बटे थीटा, थीटा मतलब ये जो थीटा कोण बन रहा है इस थीटा की बात कर रहा है। दो दर्पण झुके हुए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या को n से निरूपित किया जा रहा है। तो अगर 360 बटे थीटा का मान भाग दो 360 में से थीटा का मान जो भी हो, जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं दिखा दूं आपको। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल पहला, अगर थीटा का मान चलो 60 अंश है, ठीक है, 60 अंश है, मान लो ये कोण 60 अंश का बन रहा है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है, तो कितने बनेंगे, 360 बटे थीटा का मान निकालो। तो 360 बटे 60 कितना आ गया बेटा, 0 से 0, 6 6 36, 6 आएगा। कितना आया, m का मान आया कितना बेटा, m का मान आ गया 6, m का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब बोल रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, n बराबर m आ गया ना, m बराबर 6 आ गया, तो अर्थात प्रतिबिंब की संख्या n बराबर कितनी होगी, m-1, जितना आया है उसमें से एक कम कर दो, m-1 मतलब कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 6 - 1 बराबर 5। अर्थात कि कोई भी वस्तु कहीं पर भी इसमें रखी हो 5 प्रतिबिंब उसके बनेंगे बस। कितने, 5 प्रतिबिंब बनेंगे बस। अब देखो दूसरी स्थिति, अगर 360 बटे थीटा का मान मतलब m का मान विषम आ जाए। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर थीटा का मान आ जाए, मान लो थीटा बराबर दिया है आपको
थीटा बराबर आपको दिया है कुछ, थीटा बराबर कितना ले ले, विषम आ जाए, है ना। तो चलो ले ले, कोई आंसर ले लो, कोई आंसर ले लेते हैं, मान लो 45 आंसर ले लेते हैं, ठीक है, 45 आंसर लेके देखते हैं। तो दो स्थितियां बन जाती हैं इसमें। अब देखो दो स्थितियां, पहले m का मान निकाल लेते हैं। तो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 360 बटे थीटा। तो 360 और बटे थीटा, थीटा मतलब 45, ठीक है। काटो इसको, भाग दो जल्दी से बेटा। अच्छा चलो 45 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, 45 को छोटा कर देते हैं, या ठीक है 45 रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं किसी भी अंश, कोई भी अंश को निकाल सकते हैं। तो भाग दो, कितना आया, 360 को 45 से भाग दो बेटा, कितना आएगा जल्दी बताओ। 360 को 45 से भाग देंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 5 से काटो ना, 5 से काट लो, ठीक है, 5 से काट देते हैं। 5 9 45, 5 से काटो, 5 7 35, एक बच्चा, 5 दूनी 10, 72 बटे आ गया 72 बटे 9, ठीक है। अब देखो तो ये विषम संख्या आएगी, कुछ ना कुछ विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है, विषम संख्या आएगी। तो दो स्थितियां, इसकी मतलब यहां पर दो स्थितियां संभव होगी। इसकी कितनी स्थितियां हो रही है बेटा, कितनी स्थितियां, दो स्थितियां संभव हो रही। अरे 45 को 45 से भाग देंगे तो 9 से काटो, 9 8 72, ठीक है, तो 8 आ गया। अच्छा ये 8 आ गया, सम आ गया क्या, m का मान, m का मान विषम आना चाहिए बेटा। तो m का मान विषम कब आएगा, m का मान मान लो अगर 5 आए, m का मान 5 अगर लाना है यहाँ पर, तो कितना कोण होना चाहिए बेटा, m का मान अगर 5 होना चाहिए, 5 हो तो m का थीटा का मान कितना हो, तो 5 से भाग दो, तो 5 से भाग देंगे तो 72 अंश पे मान लो रखा है। इसको थोड़ा सा बदल देते, मान लो ये 72 डिग्री पर ही रखा है। चलो मान लो दोनों के बीच में कोण कितना है, 72 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मतलब m का मान निकालो, कितना हो जाएगा बेटा, 360 बटे 72 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा बेटा यहां से 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, m का मान आ गया 5। अब ये m का मान अगर 5 आ गया तो दो स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति हमें क्या चेक करनी है, जब बिंब समद्विभाजक पर नहीं हो तब प्रतिबिंबों की संख्या। मतलब अब मान लो, अब देखो, अब दर्पण के पास जाना पड़ेगा कि वस्तु कहां रखी है, आ जाओ। अब हमें दर्पण के पास जाना पड़ेगा कि वस्तु है कहां, ये थीटा कोण है। अब यहां पर अगर ये बीचों बीच, समद्विभाजक मतलब होता है बेटा इसके बीचों बीच रखा हो, मतलब ये, ठीक है, अगर इस लाइन पर बीचों बीच इस कोण का आधा थीटा/2 कोण हो रहा है, मतलब यहां पर थीटा/2 कोण बन रहा है, यहां पर थीटा/2। अगर यहीं पर कहीं इसी रेखा पर कहीं वस्तु रखी है, इस बीचों बीच, इन दोनों दर्पणों के बीचों बीच वस्तु कहीं रखी है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर हो जाएगी m के। तो जितना आएगा उतना ही लिख देंगे। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, एक बच्चा, 5 दूनी 10 72, तो 72 है बाहर, ठीक है, तो 5 आ रहा है। तो मतलब n बराबर m, पहली स्थिति n बराबर m, मतलब कितना आ जाएगा, 5 ही प्रतिबिंब बनेगा इसका मतलब। और अगर समद्विभाजक पे नहीं है, कहीं और है वस्तु, कहीं यहां रखी है, यहां रखी है, यहां रखी है, कहीं भी रखी हो, इसके अलावा कहीं भी रखी होगी, तो फिर n का मान आ जाएगा, दूसरे बार हम लिखेंगे n बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला सूत्र m-1। तो m-1 करेंगे मतलब बनेगा कितना, 4। कितने आएंगे बेटा, 4। बस छोटी सी बात है, समझ में आया ना बेटा, ठीक है। अरे सही है ना, ये तो सही है, इसमें कहाँ गलती है, इतना भाग तो आता है ना, 5 आएगा, करो के देखो 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसा देगा। दशमलव वगैरह में आपको खुद नहीं देगा, ठीक है, दशमलव में ऐसा कोई कोण का मान नहीं देगा, ऐसा किसी कोण का मान नहीं देगा कि दशमलव में आया आंसर, है ना, एकदम पूरा का पूरा भाग जाएगा, ऐसा आंसर दिया रहेगा, ऐसा कोण का मतलब, ऐसा कोण दिया रहेगा आपको, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार फिर बता देते हैं, अगर 360 बटा थीटा, थीटा का मान दोनों थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है, दो समतल दर्पण के मध्य का कोण थीटा, थीटा मतलब समतल दर्पणों के बीच का झुकाव अगर थीटा है, तो m बराबर निकाल लो 360 बटा थीटा, ये m आ गया, ठीक है। ये सम आ रहा है कि विषम, अगर सम आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी n बराबर m-1, जितना m का मान आया उसमें से एक कम। अगर 360 बटा थीटा का मान विषम आ रहा है तो दो स्थितियां बनेगी, सम में तो एक ही स्थिति थी लेकिन विषम में दो, सम में एक ही बार था लेकिन विषम में दो स्थितियां बन रही है। दो स्थितियां कौन सी है, अगर विषम है तो या तो
विषम में अब हमें देखना पड़ेगा कि वस्तु कहां रखी है। सम में हमें कोई मतलब नहीं पड़ता कि कहां रखी है वस्तु, उसका प्रतिबिंब जितना होगा इतना बनाएगा। लेकिन विषम आ रहा है तो उसका स्थिति पर डिपेंड करेगा कि कहां रखी है। अगर इसके समद्विभाजक पे रखी है तो जितना n का मान m का मान आया है उतना ही n की संख्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। और अगर कहीं पर हो, समद्विभाजक पर ना हो, ठीक है, अच्छा समद्विभाजक पर नहीं है तो इतनी बनेगी, समद्विभाजक पर है तो m-1 हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, बताया रहेगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा ना बेटा, ऐसे आपको ऐसे हवा में क्वेश्चन नहीं देता, बोलता है कि समद्विभाजक पे रखी गई है, बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं। ठीक है, हो गया ना, यहां तक कंप्लीट है। तो अब देखो, एक तो ये था कि यहां पर एक ही दर्पण, दो दर्पण थे, अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदल गई। अब दर्पण को स्थिर रखकर, अगर देखो सुनो मेरी बात सुनना, यहां पर दो स्थितियां हैं जो कि विशेष स्थितियां हैं, इसको विशेष स्थितियों में नोट करना, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। विशेष स्थितियां, पहली स्थिति है बेटा और ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति बोल रहा है, पहली स्थिति में क्या बोल रहा है कि दर्पण को स्थिर रखो, दर्पण के साथ छेड़छाड़ नहीं। ये दर्पण रखा है ना, दर्पण के साथ छेड़छाड़ नहीं। यदि आपतित किरण, पहली आपतित किरण ये है, दिख रहा है आपको, I1 लिखी है, आपतित किरण आ रही थी। ठीक है, अब इस आपतित किरण का परावर्तित किरण ये था R1। ठीक है, इसका ये था, तो ये पहला आपतित किरण का पहला परावर्तित किरण था। अब क्या किया, अगर आपतित किरण को किसी कोण घुमा दिया जाए, मतलब आपतित किरण, जैसे यहां टॉर्च जला रहे थे हम, अब टॉर्च को यहां से जलाए तो प्रतिबिंब ऐसे आएगी। प्रतिबिंब अगर ऐसे आ रही है तो देखो, अगर क्या किया हमने, प्रतिबिंब मतलब हमने क्या किया, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, किरण, तो किरण यहां थी, किरण को हमने थोड़ा सा डेविएट किया, मतलब यहां से किरण को इधर कर दिया, इधर, तो कोण बन गया थीटा। कितना घुमाया कोण को, थीटा। तो इसके थीटा घुमाने पर जो आपतित किरण का परावर्तित किरण था, परावर्तित किरण भी उल्टा घूमेगी। ये मत समझना कि ऐसे होगा कभी भी कि इस तरह से है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, आगे कर दूंगा, यहां पर कर दूं तो इसका ऐसे हो जाएगा। नहीं बेटा, ये और ऊपर, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित कोण का मान दोनों का बराबर होगा। अगर ये इधर हो जाती तो गलत हो जाता, समझ में आ रही है, ये इधर हो जाती तो गलत हो जाता। तो समझ में आ रहा है ना, अभी तक ये कोण था आपतित किरण, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण था। अब आपतन कोण ये वाला होगा और परावर्तन कोण ये वाला बनेगा। ठीक है, I2 और R2 दिख रहा है आपको, क्योंकि अभिलंब के साथ छेड़छाड़ नहीं है। अगर R2 इधर चला जाए, अगर आप गलती से R2 को इधर बना दो, मतलब आपने गलत कर दिया, आपतन कोण का मान I कम हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान ज्यादा। जबकि हमने याद रखा है कि कोण I हरदम और हरदम कोण R के बराबर होगी, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात बेटा? तू किस क्लास में बेटा? जब मैं बोल रहा हूं कि ये नीट की क्लास है तो फालतू का क्वेश्चन मत किया करो। देखो, जब नीट की क्लास में बैठे हो तो ये मत पूछना मुझसे अब आज के बाद कि ये नीट का में क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूं क्या? यहां पर नीट में आएगा तभी पढ़ा रहा हूं बेटा। मैं फालतू की चीज क्यों पढ़ाऊंगा जो नीट में नहीं आएगा? तो क्यों इस तरह के क्वेश्चन करते हैं आप? ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएगा बेटा वही तो पढ़ा रहा हूं, बस पढ़ते रहो। दूसरा देखो, अब यहां पर दूसरी बार किरण को वहीं पर रखा। देखो, किरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोण इसको दर्पण को पकड़ के टेढ़ा कर दिया, इसको यहां से यहां घुमा दिया। दूसरी बात, ये समतल दर्पण था, पहली स्थिति इसकी ये थी। अब इसको घुमा दिया गया, इतना ये घूम गया, इसको पकड़ के ऐसे घुमाया तो इधर से ऊपर कर दिया, इधर नीचे होगा। भाई सीधा है ना, ये टूटा तो है नहीं कि उसको उठा देंगे तो वो ऐसे ही रखा रहेगा, टूट जाएगा। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। अगर इसको थोड़ा सा तिरछा कर दे, शीशे को, दर्पण को थोड़ा तिरछा कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? आई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किरण, आपतित किरण एक ही है, लेकिन अभी तक पहले जब तक घुमाया नहीं गया था तब तक R1 किरण ये थी। अब घुमाने पर क्या हुआ, घुमाने पर क्या होगा, इस समतल पर जो अभिलंब था N1 ये भी थोड़ा सा घूम जाएगा। ये कितना घूमेगा बेटा? जितना कोण इसका घुमा है, किसका? दर्पण का, उतना ही कोण ये घूमेगा, उतना ही कोण N1 से N2 के बीच बनेगा। समझना, जितना कोण थीटा बन रहा है दोनों दर्पण, इस दर्पण के दोनों स्थितियों के बीच, उतना ही कोण बनेगा इन अभिलंबों के बीच। ये प्रारंभिक अभिलंब है, ये अंतिम, ये प्रारंभिक है बेटा। प्रारंभिक मतलब N1 लिखा है ना पहले का, जब तक सीधा रखा था, घुमाने के बाद अभिलंब, क्योंकि ये तिरछा हो गया। देखो, पहले ऐसे था,
अब मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया तो इसी पर अभिलंब जाएगा ना, तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब ऐसा सीधा ही थोड़ी रहेगा, अभिलंब तो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा होगी ना, तो यहां पर भी 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा, तो 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा इसको जब घुमाएंगे अभिलंब भी घूम जाएगा, तो अभिलंब घूम गया, अभिलंब घूम गया कितना, थीटा, क्यों, क्योंकि दर्पण घूमा कितना, थीटा। अब दर्पण के थीटा घूमने से अभिलंब के थीटा घूमने से फर्क ये पड़ा कि R2 जो द्वितीयक परावर्तित किरण थी वो 2 थीटा घूम गई, क्यों, क्योंकि इसका मान थीटा अगर बढ़ा तो ये देखो अब आपतन कोण ये वाला होगा, इसके बीच में कोण I बनेगा, तो परावर्तन कोण भी इसी के बीच में ये वाला बनेगा और R बनेगा, कोण I और कोण R हरदम बराबर होने हैं, ठीक है, कोण R कोण I कोई भी लिखो बराबर रहेंगे हरदम और हरदम। पहली स्थिति में क्या था, पहली स्थिति में देखो, पहली स्थिति में क्या था बेटा, पहली स्थिति में ये देखो ये कोण था I, ये कोण I था, इसके बीच में कोण I था, तो जो आपतन कोण था I इसके बीच में बन रहा है, पहले N1 के साथ जब तक घुमाया नहीं गया था, तो परावर्तन कोण भी यहां बन रहा था इसके बीच में, पहले के साथ, पहले अभिलंब के साथ, घुमाने के बाद दूसरे अभिलंब के साथ आपतन कोण, तो दूसरे अभिलंब के साथ परावर्तन कोण। तो मतलब अगर दर्पण को थीटा घुमाया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो कितना घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी, कितना, 2 थीटा। आई बात गई समझ में या नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, ठीक है, बस दर्पण को थोड़ा सोचो, थोड़ा सा घुमा दिया, सीधा था थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा इसको घुमाया तो ये जो है दुगना घूमेगा, ये दुगना घूमेगा, ये वहीं पर है, आपतित किरण सेम है, यहां पर साफ साफ लिखा भी है, शब्दों में आपको पढ़ना है, तो आपतित किरण स्थिर रखकर यदि दर्पण को किसी कोण से घुमाया जाए तब परावर्तित किरण दुगने कोण से समान दिशा में घूम जाएगी, साफ साफ लिखा है, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, क्लियर है बेटा। सेकंड वाले को तो मैंने इतना बताया ना, इतना इंपॉर्टेंट तरीके से बताया, इतना ज़्यादा मेहनत करके मैंने बताया, क्या दिक्कत है आपको, साफ साफ बात है 2 शब्दों की, अगर दर्पण को थीटा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी, बस इतना ही है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए हो गया यहां तक, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इसको भी देखना, सुनना, समझना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, देखो जैसे कि मैंने बताया था समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम का मतलब मैं बताता हूं, मैं प्रकाश सरल रेखा में चलता है, पारदर्शी मतलब जैसे मैं, ये हवा है, ठीक है, हवा है, तो हवा है तो मैं, ये मेरा हाथ है हवा में, तो मतलब मेरे हाथ और मेरे आंख के बीच में ये हवा भरा हुआ है, तो मैं इस तरफ से उस तरफ तक देख पा रहा हूं, आंख को, हवा को चीर करके मेरी आंखें देख पा रही हैं, तो मतलब प्रकाश, इसका मतलब प्रकाश जो है इस हवा का जो माध्यम, ये समांगी माध्यम और पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब जो रुकावट नहीं डाल रहा है, जैसे कांच का दरवाजा हो, कांच का दरवाजा हो तो आप इस तरफ से खड़े होकर दरवाजे के उस तरफ देख पाते हैं, जैसे एटीएम वगैरह में दरवाजे लगे होते हैं, दुकानों पर दरवाजे लगे होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ये सभी प्रकार के दर्पण के लिए नहीं बेटा, समतल दर्पण पर लागू होता है, सिर्फ समतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो 16 सोच समझा करो, सोचा समझा करो, देखा करो कि क्या बोला जा रहा है। सिर्फ समतल दर्पण अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी दर्पण नहीं पढ़ाया मैंने, अभी मैंने गोली दर्पण की बात नहीं की, अभी मैंने समतल दर्पण की बात की है। तो समतल दर्पण जो है उसकी ये गुण की बात कर रहे हैं। अब देखो, प्रकाश का सरल रेखीय संचरण सीधा रेखा में गमन करता है, जो कि मैंने पहला पॉइंट आपको पढ़ाया था, देखो यहां पर लिखा था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, सदैव सरल रेखा में गमन करती है, गति करता है कौन, प्रकाश। यही पॉइंट जो था, इसी पॉइंट को दूसरे शब्दों में लिखा गया है, यहां पर आप देखेंगे तो इसी पॉइंट को लिखा गया बेटा दूसरे शब्दों में, ये सरल रेखीय संचरण होता है, संचरण मतलब गमन करना, चलना। दूसरा पॉइंट यहां पर है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत, ये I कोण I बराबर R, इसको मैंने बता दिया, पहले ही बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था, जब सीधा आती है तो सीधा ही लौट आएगी, और कोण I जो होगी ये बराबर होगा कोण R के, और ये होता है 0 अंश के, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेम चीज लिखी है, पुनः उसी मार्ग फिर वापस और जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा, ये सारी चीजें जो लिखा है ना सब अपलोड हो जाएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
परावर्तन की घटना में आवृत्ति, याद रखना प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो बदलती नहीं है। क्या क्या चीज नहीं बदलेगी? प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी। ठीक है, जिस स्पीड से प्रकाश आएगी उसी स्पीड से जाएगी। प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश की जो गुण है वो गुण परिवर्तित नहीं होंगे, बस प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आई, टकराई और लौट गई। ठीक है, बस दिशा परिवर्तित हो गई, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सभी गुण उसके वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंख सबसे अधिक, हमारी जो आंख होती है सबसे अधिक पीले और हरे रंग के लिए, ठीक है, संवेदन होती है, सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। मतलब पीला और हरा रंग हमारे आंखों को सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और सबसे कम क्या ये क्या लिखा है, इसका तरंगदैर्घ्य लिखा है 555 nm। nm मतलब होता है नैनोमीटर। 555 nm का मतलब होता है बेटा 555 nm मतलब न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, सबसे कम संवेदनशील होता है बैगनी तथा लाल रंग के लिए। बैगनी और लाल रंग के लिए सबसे कम। इसीलिए अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो तो पीले रंग की बस क्यों बनाई जाती है? जो बस, बच्चों की बस होती है, बच्चों की स्कूल बस जो होती है, स्कूल बस, वो किस कलर की बनाई जाती है? पीले रंग के लिए। क्यों? क्योंकि दूर से ही सब लोग उसको देख सके। ठीक है, अगर और दूसरी चीज पीले रंग की बनाई जाती है। पीले रंग का ट्रैफिक सिग्नल भी रहता है रुकने के लिए कि रुक जाओ, पीला रंग है ना। तो ये यही रीजन है बेटा। इसके बारे में हम और बात करेंगे बाद में। ये एक लाइन थी तो मैंने ले लिया था, इस लाइन को लिख दिया यहां पर। अदरवाइज इस चीज की चर्चा हम और भी करेंगे बाद में कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम बात करेंगे जब आंखों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके डीप में नहीं जाएंगे तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ठीक है, इसको मैं करूंगा, डिस्कस करूंगा, इसको करूंगा डिस्कस, लेकिन बाद में। ऐसे इससे इसी तरह के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अभी अब बताना बाकी है तो वो मैं बाद में बताऊंगा। एक जस्ट एक पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया कि इसको याद रखना कि इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसको आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप आंसर बताइए मुझे। 1 मिनट टाइम लो, आंसर बताओ क्या होगा। अब इसका आंसर समझने के लिए ऐसा कल्पना करना कि एक दर्पण है, दर्पण के सामने घड़ी लगी है और घड़ी में आप समय देख रहे हैं। ध्यान से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। पार्श्व परिवर्तन का ध्यान रखना, पार्श्व परिवर्तन होता है। 4 नंबर आपके गलत हो जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, गलत किया तो -1 मिलेगा। क्वेश्चन करने की आदत डाल लो अभी से, गलत किया तो -1 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? सोच समझ के आंसर करो। नीट के बच्चे हो आप, अब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सोचो। 3:25 लिखा है। ठीक है, 3:25 घड़ी बनाओ। सबसे पहले घड़ी बनाओ। ठीक है, यहां पर है 12, यहां पर बचता है 3, यहां पर होता है 6 और यहां पर होता है 9। ऐसा ही है। चलो, अब 3:25 है। 3 बज के मतलब 3 पर ये है सुई और 25 पर यहां पर क्या है, 5 है इसके बगल में, तो एक सुई यहां पर है। 3:25। ठीक है, घड़ी लगाओ, घड़ी के बगल में दर्पण लगा दो। समझ में आ रही बात? दर्पण में आ जाओ, देखते हैं। दर्पण में घड़ी बनाते हैं। सीधा सा आंसर करा करो। बहुत कठिन नहीं है इसका आंसर करने के लिए, बहुत ही आराम से कर पाएंगे आप। ये कैसे घूमी है देखो, 12 है तो 12 यहीं पर रहेगा, थोड़ा सा उल्टा दिखेगा, 2 इस तरफ दिखेगा, 1 उस तरफ दिखेगा। ठीक है, तो 12 है तो 12 ही रहेगा। ठीक है, पास में 3 है तो 3 इधर बन जाएगा। ध्यान देना, पास में 3 है तो 3 इधर बन जाएगा। ठीक है, 3 इधर बन जाएगा, 6 इधर है, 6 इधर बन जाएगा। 9 दूर है तो 9 और दूर बनेगा। ध्यान रखना, 9 दूर है तो 9 दूर बनेगा। मैं जानबूझ के सीधा लिख रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब ये कैसी घूमी है, ये घड़ी 5 की तरफ है ना, तो ये घड़ी इधर घूमी हुई दिखेगी। यहां पर क्या है 7, तो ये 7 पर घूमी रहेगी घड़ी। ये वाली घड़ी इस पे घूमी है। अब जो 3 पे घूमी थी घड़ी, जो 3 पे घूमी थी घड़ी बेटा, वो किस पे घूमी दिखेगी?
ध्यान दो, वास्तव में 3 यहाँ है। अच्छा, मैं 3 को यहाँ पर ना बना के सीधी अगर घड़ी बनाऊं, सिर्फ सुई की दिशा को पलटूं, चलो 3 यही, चलो 3 मैं मानता, देखो चित्र में भले ही 3 यहाँ दिखे, लेकिन वैसे घड़ी तो 3 में यहाँ होता है ना, 6 यहाँ, 9 यहाँ होता है। तो अब देखो ये 9 पर घूमी रहेगी और 7 पे घूमेगी, 9:35 दिखेगा। वास्तव में अगर मैं चित्र बनाता तो चित्र कैसे बनता बेटा, 2 इस तरफ दिखता, 1 इधर दिखता, 6 ऐसे दिख रहा है ना, तो 6 कैसे पलटा हुआ दिखता बेटा, 6 ऐसे दिखता, और 3 ऐसे दिख रहा है तो 3 इधर कैसे दिखता, ऐसे दिखता, और 9 ऐसे घूमा हुआ है तो 9 इधर कैसे घूमा रहता बेटा, ऐसे घूमा दिखता। और यहां पर आपको चित्र दिखता इस तरह से, ये और ये, तो ये है। तो इसको अब सीधी घड़ी से सही घड़ी से इसको कंपेयर कर दो। सही घड़ी से ये होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9। तो 9 बज के यहां पर 6 के बाद आता है 7, 9 बज के कितना दिखेगा, 35 बी नंबर करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर पे मत जाना। वास्तव में घड़ी कैसी होती है, सुई की दिशा आपको देखनी है, नंबरों को मत देखना कि नंबर पलट रहे हैं। सुई की घड़ी किधर इंगित कर रही है, घड़ी को देखना है। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है। कहां लिखा है, ध्यान दो, पढ़ो क्वेश्चन को, बीच में रखा गया है, दोनों के बीच में, दोनों के समद्विभाजक पे रखा गया है। दर्पण ऐसे से हैं, ये 60 अंश का कोण, और इनका बीचों बीच वाला जो भाग है यहां पर कहीं बल्ब रखा गया है, बीचों बीच। करोगे नहीं तो नहीं होगा, बीचों बीच रखा है। तो अब बताओ क्या आएगा, 60 अंश पे रखा है, जल्दी से क्वेश्चन लगाओ। m बराबर होता है 360 बटा n बटा थीटा, थीटा का मान रखो 360 बटा 60। ये क्वेश्चन मैंने लगवा ही दिया था आपको। 6 6 36 6 आ गया, सम आ गया, इसका मतलब n बराबर हो जाएगा, अर्थात n बराबर आ जाएगा बेटा, n बराबर होता है m-1 बराबर हो जाएगा 6 - 1 बराबर हो जाएगा 5। कहाँ है, यहाँ है सी नंबर, 5 आंसर होगा सी नंबर। हुआ आंसर, देखो कितनी बार आया है, ये एम्स में आया है। देखो सुनो पहले, देखो कहानी देखो कितना आसान है। एम्स में आया है 4 नंबर के लिए, पीएमटी में आया है 4 नंबर के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग में आया है और मेडिकल में भी आया है 1999 में 4 नंबर के लिए। आईआईटी में आया है 2002 में, आईआईटी को जेई को AI-EEE के नाम से जानते थे, 5 नंबर के लिए, सॉरी 4 नंबर के लिए। तो सब में 4 नंबर के लिए कितनी बार आया है आप देख सकते हैं। आंसर क्या था, 5। 4 नंबर आपके फिक्स हो गए, आपने 4 नंबर कमा लिया, +4 हो गए आपके। समझ में आई बात? मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में या नहीं? मजा ना आए तो बताओ। मुझे पता है कि कल तक क्या था, कल तक गणित पढ़ा रहा था मैं, तो थोड़ा सा बायोलॉजी वालों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है मैथ में, इसीलिए बायोलॉजी लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो मुझे पता था कि बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है मैथ समझने में, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं वो मान के चल रहा था कि सभी बच्चों का उतना इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा मैथ पढ़ने में। लेकिन याद रखना, मैथ को पढ़ लेना, ठीक है। मैथ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सीखना, नहीं सीखोगे तो इंपॉर्टेंट जो मैथ है वही फिर आपको पीछे ले जाएगा, है ना। तो इस वजह से देखो थोड़ी सी मैथ पढ़नी है। 3 लेक्चर में जितना मैंने मैथ पढ़ा है उससे ज़्यादा मैथ पढ़ना ही नहीं है आपको। उतना मैथ अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपकी नीट एकदम क्लियर समझो, ठीक है। उतना अगर आपको मैथ आ गई, उतनी छोटी छोटी मैथ आपने सीख लिया, तो आपको कोई रोकने वाला कुछ है नहीं। रोकने वाला सिर्फ, देखो बायोलॉजी वालों को सिर्फ एक चीज़ में दिक्कत होती है, वो होती है फिजिक्स। फिजिक्स में भी कहाँ पर, फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है फिजिक्स में जहाँ मैथ आती है। मैथ अगर आपने सही से सीख लिया वो वाला तो आपका एकदम चकाचक निकल जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे गर्दा हो जाएगा सब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। हो गया, आइए देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हो गया सबका बेटा, क्लियर है? आइए चलते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है। ये एक चित्र है, ये भी आपका नीट वगैरह का क्वेश्चन है। ये एक चित्र बना है, ये एक दर्पण लगा है, ये दर्पण है।
इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, जल्दी बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 1 मिनट भी टाइम नहीं है वैसे तो, जल्दी बताओ, जल्दी से सोचो क्या होगा। जो चीज पास होती है दर्पण उसका पहले प्रतिबिंब बनाता है, जो दूर होती है उसका दूर प्रतिबिंब बनाता है। सही कौन सा होगा? सही से देखो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। 3rd नंबर ऑप्शन इसका सही है, 3rd नंबर सही है। सही से देखो कैसे, देखो मैं बनाता हूं इधर, ये लाइन ऐसे दिख रही है तो मतलब यहां पर ये वाला जो कोण है इसका प्रतिबिंब यहां, मतलब यहां पर तीर का निशान ऐसे, और ये सबसे दूर कॉर्नर है तो ये सबसे दूर कॉर्नर है, ये बन गया सीधी लाइन। इसके बाद यहां से बीचों बीच से इधर आया, मतलब इस कोने से ये कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। 3 नंबर करेक्ट, 4 नंबर आपका और मिल गया। लो 4 नंबर प्लस हो गया फिर से आपका, ठीक है, 4 नंबर सही हो गया। ये गलत है, इसका देखो उल्टा है, ये इसके नीचे का उल्टा होता। अगर ये उल्टा बना होता ना, ये चीज नीचे होती, ये चीज ऊपर होती, तब इसका ये प्रतिबिंब बनता, तब ये सही होता। ये गलत है, ये भी गलत है। इसीलिए तो धोखा देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको भ्रमित करें, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। तो दिमाग और नजर एक ही जगह होनी चाहिए। एग्जाम देते समय ऐसा समझा करो कि आप सच में जब कोई क्वेश्चन करो ना, तो ऐसा समझो कि यही क्वेश्चन मान लो कि नीट में आने वाला है, और आप ये सोच के क्वेश्चन करो कि अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरा 1 नंबर कम हो जाएगा, कट जाएगा माइनस, तब जाके आप सही कर पाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना? तो ये छोटी छोटी पॉइंट से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन को जब क्या करो तो हर एक क्वेश्चन को सीरियस लोगे तभी हो पाएगा नीट क्लियर। मैं पहले ही बता रहा हूं, हर एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सारे के सारे सरल क्वेश्चन थे, और आपने किया, जो कि आपको मैंने दिखाया कि नीट वगैरह में कितनी बार आए हुए हैं। तो हर एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और छोटे क्वेश्चन को छोटा मत समझना। छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कहीं कहीं घुमाने वाली चीजें लगी होती है जो कि हमको भ्रमित कर देती हैं, ठीक है। तो छोटा सा था, ये कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चले बेटा, नेक्स्ट चले क्या? चलिए। अब एक मनुष्य 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है, इसके प्रतिबिंब की चाल है। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। अब इसकी चाल समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। चलो कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, यहां पर मैं इसको समझाता हूं पहले, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। ये कोई अगर दर्पण है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट है, ये नोट करने वाली चीज है, इसको नोट करना। इस क्वेश्चन को हल करने का जो जरिया है वो यहां है, जो तरीका है। ठीक है, सही से सुनना। ये एल की तरह आकृति दिख रही है आपको, एल की तरह आकृति नहीं है। ये मान लो कोई चीज इस दिशा में अगर आए, या एक एक को मैं बताता हूं, चलो एक एक को मैं बताता हूं, दोनों बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कोई वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पर है, ठीक है, कुछ भी दूरी पर, x दूरी पर है, और अगर ये v1 वेग से इस तरफ जा रही है, ध्यान देना दर्पण की तरफ v1 वेग से जा रही है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। दर्पण है, दर्पण में इसका प्रतिबिंब किधर दिखेगा? ऐसे आता हुआ दिखेगा, ये दर्पण की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो इसकी चाल कितनी होगी? मान लो इसकी चाल v1 डैश है, तो v1 डैश कितना होगा? कोई बच्चा मुझे बताए कि कितना आएगा, v1 डैश कितना आएगा? v1 डैश का मैं ऑप्शन पूछता हूं, एक v1 डैश, अच्छा v1 डैश बराबर होगा v1 के, या v1 डैश बराबर होगा 2v1 के। क्या लगता है आपको कौन सा सही है? v1 डैश बराबर होगा v1 के, जिस चाल से यह वस्तु आ रही है, यह प्रतिबिंब है। ये क्या है? ये वस्तु है। ये क्या है? इसका प्रतिबिंब है।
जिस चाल से वस्तु दर्पण की तरफ जा रही है, क्या उसी चाल से दर्पण में उसका प्रतिबिंब चलता हुआ दिखेगा? क्या आंसर बताओ इसका आंसर। क्या v1 डैश बराबर v1 होगा? नहीं होगा, गलत है। क्यों? सोचो सोचो, गलत क्यों है? सोचो गलत क्यों है? अगर मान लो ये यहीं पर खड़ा रहता तो यहीं पर ये भी खड़ा रहता, लेकिन अब ये सोचो कि अगर ये चल रहा है v1 से तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, ध्यान देना, दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि ये दर्पण की तरफ आ रहा है, मतलब दर्पण और इसके बीच की दूरी घट रही है। समझ रहे हो बात? दर्पण और इसके बीच की दूरी घटती चली जा रही है, समझ रहे हो? तो दूरी घटने की वजह से जितना इसका वेग है, दूरी की वजह से, क्योंकि दूरी भी घट रही है और वेग भी है, तो ये दूसरे दुगने वेग से पास आता हुआ दिखेगा। समझ में आ रही बात? जितनी तेजी से ये जाएगा, इसके दुगनी तेजी से ये आता हुआ दिखेगा। मतलब हरदम और हरदम दर्पण में जो वेग दिखेगा, इसको दिखेगा 2 गुना। इसको कितना दिखेगा बेटा? 2 गुना। तो ये याद रखना कि v1 डैश बराबर होगा 2v1 के। ये पॉइंट याद रखना। इसको अपने शब्दों में चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है? शब्दों में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? चलो ठीक है, चलो अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से ये आ रहा है, तो दर्पण में कितना दिखेगा? दर्पण में दिखेगा 60 मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ। 30 मीटर से तो वस्तु आ रही है और 30 मीटर के साथ भी ये दर्पण की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से दुगनी स्पीड, ठीक है? दुगनी स्पीड। समझ में आ रही है बेटा? दुगनी हो जाएगी, ध्यान रखना, दुगनी हो जाएगी। 30 से आ रहा है 60 दिखेगा। आंसर बताओ क्या होगा? एक मनुष्य 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है, इसके प्रतिबिंब की चाल क्या है? 15 से दौड़ रहा है तो दुगनी हो जाएगी। 30 कर दो ना, आंसर तो सही हो गया। सी नंबर करेक्ट आंसर है। कोई शक तो नहीं है ना यहां तक? एक पॉइंट और मैं बता देता हूं। जैसे वो हो गया, ये मस्त पॉइंट था। एक दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस कर देता हूं मैं। अगर कोई दर्पण है, ये नोट कर लेना ये चीजें, कोई दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु है। अगर ये वस्तु ऊपर की ओर चल रही है v1 वेग से, तो इसका प्रतिबिंब जितनी दूर ये है उतनी ही दूर दिखेगा अंदर। और कैसे जाता हुआ दिखेगा? ऊपर की ओर ही, और ये भी v1 से ही जाता हुआ दिखेगा। समझ में आ रही है? अगर कोई चीज नीचे आ रहा है, मान लो v2 वेग से, तो ये जितने पास है इतने ही पास यहां पर नीचे जाता हुआ दिखेगा v2 वेग से। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दर्पण के सापेक्ष कोई गति नहीं है, दर्पण के लंबवत दिशा में गति हो रही है, तो उसके अंदर भी ऐसी गति दिखेगी। आगे पीछे नहीं हो रहा है, ठीक है? आगे पीछे नहीं हुआ जा रहा है। तो मतलब इसको अगर मैं v1 डैश बोलूं, इसको v2 डैश बोलूं, तो यहां पर क्या है? यहां पर v1 बराबर है v1 डैश के और v2 बराबर होगा v2 डैश के, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा कहीं पर? देखो, जो आज मैंने पॉइंट पढ़ा दिए, मतलब ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। अब जैसे यहां था पास आ रहा था, तो अगर कोई चीज दूर जाए, कोई चीज अगर दूर जा रही है मान लो v2 वेग से, तो इसमें भी दुगना वेग से पीछे हुए जाता हुआ दिखेगा। v2 डैश मतलब अगर निकालूं मैं यहां पर, तो v2 डैश बराबर होगा 2 गुने v1 डैश, v1 के v2 के, सॉरी 2 गुने v1 के v2 के। मतलब जैसे आगे आते समय दुगना था, तो पीछे जाते समय दुगना वेग से पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है? बस सेम चीज है, सेम चीज है, बस जैसे आ रहा है वैसे। यहां पर ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट करते रहना, पढ़ते रहना। तो ये समतल दर्पण की कहानी खत्म हो गई। अब समतल दर्पण में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? समतल दर्पण में इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं आएंगी और ना पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है? याद रखना। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में बेटा? गोलीय सतह के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो एक गोला होता है कांच का खोखला, ठीक है? वक्र दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। ये वक्र होता है, वक्र मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, टेढ़ी, ठीक है?
झुकी हुई। यदि परावर्तन आंतरिक पृष्ठ से होता है तो दर्पण अवतल होता है। मतलब ऐसा समझो कि इस गोले को ये काटा गया, दिखाया गया है कि ये पहले गोला था, इससे ये वाला भाग इतना काट लिया। कैसा है? ये तसले जैसा भाग है। समझ में आ रही है बेटा? जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी जैसा समझो, कटोरा, ठीक है, कटोरा जैसा। तो ये कटोरा जैसे, अब कटोरे के अगर बाहर आप पुताई कर दो, ये कटोरा कैसा है? कांच का, इस पार से उस पार देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? बाहर की तरफ कर दी पॉलिश, तो इसको कहते हैं बाहर की तरफ पॉलिश। ये पॉलिश भाग है, ठीक है, पॉलिश भाग या भाग या सतह बोल सकते हैं, पॉलिश की हुई सतह। तो पॉलिश की हुई सतह मतलब ये भाग, ये देखो प्रकाश की किरण गई, टकराई, यहां पर लौट आई, मतलब ये टकराने लगी, अब यहां पर ये लौट, तो मतलब ये वाला सतह बन गया परावर्तक। इसमें देखो ये बन गया, इस तरह का जो भाग होता है अवतल। अव मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ, ठीक है। तल, तल मतलब सतह, अवतल झुका हुआ तल। उत्तल, उत मतलब होता है उठा हुआ, उठा हुआ तल। अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दी गई, ये पॉलिश वाली सतह इसकी अंदर की तरफ है और बाहर वाली सतह इसकी जो है, बाहर वाली सतह जो है ये परावर्तक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये बन गया उत्तल, ठीक है। बाकी सारी चीज देखो, अब क्या है मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं बहुत सारी चीज। ये जो रेखा होती है, ये डैश 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 करके रेखा, मतलब ये जो दर्पण काटा गया है, एम डैश जो दर्पण है, इसको काटती हुई बीच से भाग करते हुए, मतलब ये भाग इतनी ऊंचाई इधर देखो और इतनी ऊंचाई इधर देखो, दोनों बराबर बराबर, मतलब बीच से दर्पण को, इस भाग को बीच से काटती हुई जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष हरदम गोले के या दर्पण के केंद्र से पास होता है, ये केंद्र है जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस अध्याय में हम इसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो थीटा बन रहा है ये द्वारक है, यहां से यहां तक की ये जो खुला हुआ इसका जो मुंह है, जो इस दर्पण का मुंह है वो द्वारक होता है, ठीक है। तो ये जो दर्पण का मुंह होता है, जैसे ये दर्पण का कहां से कहां तक प्रकाश परावर्तित हो सकती है, तो जितनी चमकीली सतह का मुंह है खुला हुआ वो द्वारक कहलाता है। ये दर्पण का पी बिंदु, जहां पर इस दर्पण को आधा आधा करते हुए ये लाइन जाती है मुख्य अक्ष, ये दर्पण का पी बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव, ध्रुव को पोल बोलते हैं, ठीक है। और कोई चीज? बस इतनी ही चीज। अब ये केंद्र था, तो केंद्र से सतह तक की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या कहीं भी चले जाओ, ये आर त्रिज्या, ये भी त्रिज्या कितनी होगी? आर होगी। इसके लिए भी देखो, केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से यहां तक की दर्पण की दूरी, ये जो दूरी है पी तक की दूरी हो, सी से पी तक की दूरी हो, या सी से यहां तक की दूरी ले लो, या इधर तक की ले लो, कहीं भी ये त्रिज्या है आर, इसको आर से बोलते हैं। और ये आर क्या होती है? इस त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसका परिभाषा नहीं लिखना है आपको, बस समझ लेना है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फोकस के बारे में बाद बताऊंगा, फोकस के बारे में बाद बताता हूं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के जब नियम पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, गोली दर्पण से किस तरह प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसको मैं आगे बताता हूं। बस इतना ही था। तो दो तरह के हो गए, इसको मत देखना, इधर मत समझना कि ये आई आर क्या बने हैं, इसको मैं समझाऊंगा इत्मीनान से, आराम से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसके बारे में आपको ये नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब वैसे नोट्स नहीं कि आपको बोर्ड की तरह नोट्स मत बनाने। देखो ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इसमें आप टू द पॉइंट लिखेंगे। चित्र बनाओ, पॉइंट लिखो, ABCD जो भी लिखा है नाम लिख दो उसके, उसको लिख दो कि ये है क्या, बस उसका नाम लिख के नाम से जानो। बस इसकी परिभाषा लिखने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप यूज करते हैं। पॉलिश किस चीज की करती है बेटा? पॉलिश करते हैं ज्यादातर चांदी की परत की होती है, चांदी की कलई करना कहते हैं। चांदी का पानी जो होता है उससे करते हैं, क्योंकि चांदी का कलई जब कर देते हैं तो सतह जो है चमकदार बन जाती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, सिलिका होता है और चांदी होती है, उनको मिला करके मिक्स करके दो तीन तरह की चीजें होती है, करते हैं। इसमें आपको ध्यान नहीं लगाना है किसमें, किस चीज से पॉलिश करते हैं नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आई? चलो
वक्रीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, जिसको दर्पण सूत्र कहते हैं, ताकि आप क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, दर्पण सूत्र मैं बता दूं आपको। दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा? दर्पण सूत्र याद रखना है, दर्पण सूत्र पूरा आपको बनाना नहीं है। दर्पण सूत्र अगर मैं आपको चित्र बना दूं तो कैसे बनेगा? ये P बिंदु होगा, ठीक है, ये C बिंदु है, ये कहीं F बिंदु है। तो कोई प्रकाश की किरण अगर समांतर आ रही है, या चलो यहां पर प्रकाश कोई वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बेटा? इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? समांतर प्रकाश की किरण गई, समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके चलेगी। दूसरी किरण मैं चाहूं तो सी से लेके चला जाऊं, चलो सी से लेके चलते हैं, ये गई और टकरा के यहीं से लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? यहां पर, ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक है, इसका नाम अगर ए था और बी था तो इसका नाम बन जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बनने का नियम हो गया, प्रतिबिंब बन गया इसका। ठीक है, अब इसके लिए अगर सूत्र लिखना है तो अब देखो मैं सूत्र बता दूं। सूत्र क्या होता है बेटा? ध्रुव से एफ तक की दूरी को बोलते हैं छोटा एफ, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। ये फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी हो गई। सी तक की दूरी क्या होती है बेटा? ये केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं, तो कैपिटल आर। ठीक है, जो वस्तु होता है, वस्तु तक की जो दूरी होती है बेटा, जो वस्तु होता है वस्तु तक की दूरी को ली जाती है, वस्तु तक की जो दूरी होती है इसको v से दर्शाते हैं, और जो प्रतिबिंब तक की दूरी को v से दर्शाते हैं। और जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कितनी दर्शाई जाती है बेटा? वस्तु की दूरी दर्शाई जाती है u से। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी में कल बताऊंगा कि ये सब माइनस होते हैं, माइनस क्यों होंगे मैं कल बताऊंगा। सूत्र डायरेक्ट याद रखो कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। ये सूत्र होता है जिसको दर्पण सूत्र कहते हैं। यह सूत्र अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए लागू होता है। दोनों दर्पण के लिए, ठीक है, ठीक है। इसका सूत्र मैं बता दिया आपको। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जल्दी से, 2 मिनट लगेगा, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ को, अच्छा ये छोटा सा इसको हटा देते हैं, हाँ, अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण दे रखा है जिसकी फोकस दूरी f का मान दे रखा है बेटा, f का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा चलो कल करवाते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए चाहो तो इसका क्वेश्चन का आंसर कर लेना, मैं कल करवा लूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो, इस क्वेश्चन को होमवर्क में आप लगाना हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल इसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो बेटा। वैसे भी ये सारे क्वेश्चन आपको अपलोडेड मिलेंगे, कुछ देर बाद ही आप देखोगे तो आपको ऐप पर मिल जाएंगे, नोट्स में जाके। ठीक है, नोट्स में जाके क्लास स्लाइड, ये क्लास की जितनी भी स्लाइड है आपको सारी मिल जाएंगी नोट्स में जाके, तो आप देख लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, और क्लास को अभी खत्म करेंगे, कल मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आपको दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास में खत्म कर दूंगा यहीं पर। ये 2-3 क्वेश्चन है, आप कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय।